नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर हाजिर हैं आपके सामने इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी विस्तार से और सीधे ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स आपके लिए लाते हैं बड़ी खबर की तय की हर एक जानकारी, यानी उस खबर के पीछे की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं दिन भर की तमाम इंपॉर्टेंट खबरें रिपोर्टर्स के नजरिए से इंडिया रिपोर्टर्स में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना, बिजनौर और गाजियाबाद का दौरा किया और हर जगह जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने आज कहा, जो शामली का कैराना इलाका था, यहाँ पर बहू बेटियाँ घर से निकल नहीं पाते थे, लेकिन अब गुंडे या तो जेल में हैं या फिर जहन्नुम में हैं। ये जो माफिया थे, ये इनका आतंक बहुत था और अब यहाँ की डेमोग्राफी अलग देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं और 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के समय में गुंडे, माफिया, यहाँ पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे और यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर बाकायदे जो धार्मिक आयोजन है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे जन्माष्टमी हो, तमाम अन्य आयोजन हैं, पूरे धूमधाम के साथ होते हैं। पहले लोग इनको जो माफिया थे वो इनको नहीं होने देते थे, इस पर प्रतिबंधित करते थे। ऐसे में अब किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो माफिया हैं वो या तो जेल में है या जहन्नुम में है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कहीं ना कहीं जिन्ना के उपासक हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं और उन्होंने बहुत ही तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा, पहले सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी जरूरत की आवश्यकताएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी और पानी भी नहीं ठीक तरीके से दे पाते थे लोग। तो ऐसे में अब देखा जाए तो एक्सप्रेस वे हैं, तमाम जो रास्ते हैं उनमें आप अच्छी तरह सफ़र कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाना साधते हुए ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है और होगा, वो योगी जी की नेतृत्व में प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन सरबजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ से। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कई लंबे समय तक गुजरात एटीएस की जांच और मुखबिरों की सूचना के आधार पर की गई है। बात की जाए इन आतंकियों की, तो इन आतंकियों से पहले तकरीबन 3 जुलाई को गुजरात एटीएस ने 8 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था। तो इन तमाम आतंकवादियों की जो संख्या है वो 13 हो चुकी है। बात की जाए इन आतंकियों की, तो आज जो आतंकी 5 गिरफ्तार हुए हैं उनको गुजरात एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको 24 जुलाई तक गुजरात एटीएस की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब गुजरात एटीएस इन 5 आतंकियों से तमाम सवाल जवाब करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि ये लोग भारत में और कौन कौन सी जगह पर किस किस लोगों के संपर्क में थे और जो स्लीपर सेल हैं जैश-ए मोहम्मद के, वो भारत में और खासकर गुजरात में अगर बात कर ली जाए तो कहां कहां वो एक्टिव हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक जांच में ये भी पता चला कि ये लोग जो है वो आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके लिए ये लोग जो पकड़े जाने के डर से कि ये लोग पकड़े ना जाए, इसीलिए ये लोग आपस में एनक्रिप्टेड मैसेजेस और तमाम दूसरे बैन ऐप्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इतना ही नहीं, गुजरात एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाला कई सामान भी बरामद किया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये लोग ब्लास्ट करने की जो है वो तैयारी कर रहे थे। इससे पहले ये उसकी जो है वो एक ट्रेनिंग जो है वो कर रहे थे, जिसमें इन्होंने जो बम बनाया और बम को कई बार ब्लास्ट करने का इन्होंने ट्रायल भी किया। कई बार ये ट्रायल सफल रहा और कई बार ये ट्रायल असफल भी रहा। बात की जाए गुजरात एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों की, तो आपको याद होगा कई साल पहले गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी जो इंडियन मुजाहिदीन ने सिलसिलेवार तरीके से कई जगह कुछ ही मिनटों में एक साथ बम धमाके किए थे, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद से ही लगातार जो है वो जैश-ए मोहम्मद खासकर गुजरात में अपने स्लीपर सेल और अपना मॉड्यूल तैयार करने की लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन गुजरात एटीएस ने
जैश ए मोहम्मद की इस कोशिश पर पानी फेर दिया। फिलहाल अब तमाम आतंकियों से अब लगातार पूछताछ होगी, उनके स्लीपर सेल्स और उनके उन लोगों की पहचान की जाएगी जिन लोगों के ये लगातार संपर्क में भी थे। गुजरात एटीएस ने कोर्ट को ये भी बताया कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे थे। वहाँ से इनको निर्देश दिए जा रहे थे कि कहाँ से इनको सामान लेना है, किन किन लोगों से इनको मिलना है और किस तरीके से इनको जो ब्लास्ट के लिए बॉम्ब तैयार करना है और कैसे ये ट्रायल करना है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके गुजरात एटीएस ने कोर्ट के सामने कई बातें और कई सबूत रखे। फिलहाल अब 24 जुलाई तक ये पांचों आतंकी गुजरात एटीएस की कस्टडी में हैं और लगातार अब गुजरात एटीएस इनसे पूछताछ कर उन तमाम सवालों के जवाब लेगी जिनके जवाब जानना गुजरात एटीएस या ये कहा जाए भारत की पुलिस और एजेंसियों के लिए बहुत ज़रूरी है। गुजरात एटीएस को ये यकीन है कि इनसे पूछताछ के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारियां होना संभव है जो बड़ी आतंकी वारदातों में इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, इनको शेल्टर दे रहे थे। इसके अलावा इनको बम बनाने का तमाम जो रॉ मटेरियल्स है वो भी इनको प्रोवाइड कर रहे थे। वो लोग कौन है, इसी बात को जानने के लिए गुजरात एटीएस अब इन लोगों से पूछताछ करेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में इस मॉड्यूल से जुड़े और भी आतंकियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में स्थित एक मदरसे में कथित धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी और स्थानीय पुलिस ने इस मामले के आरोपी जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फुलत गांव के मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी और उनके दो बेटों जुबैर अंसारी और जुनैद अंसारी पर कई हिंदू युवक और युवतियों का धर्मांतरण कराने का आरोप। इस मामले में गांव के रहने वाले यूनुस खान की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और जांच जारी है। इस मदरसे पर विदेशी फंडिंग और बड़े स्तर पर धर्मांतरण करने के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी चल रही है और पुलिस सबूत जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इन आरोपों की सच्चाई साफ हो सकेगी। वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी अभी फरार है और पुलिस उसके तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। सावन आने वाला है और सावन को लेकर के काशी में तैयारियां जोरों पर की जा रही है। बता दें, बाबा विश्वनाथ के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। और जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर में ही एक मस्जिद है जिसका मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। बता दें, ज्ञानवापी का मामला अभी न्यायालय में पेंडिंग है। उसके पहले ही काशी में कल एक बैठक की गई। उस बैठक में शिव सैनिक पहुँचते हैं और शिव सैनिकों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाता है। उस ज्ञापन में एक जिक्र किया गया था कि इस बार सावन के दौरान जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें उस मस्जिद में प्रवेश न दिया जाए और जो नमाज अदा करने जाते हैं उन्हें भी न जाने दिया जाए। बता दें कि शिव सैनिकों का ये कहना है कि जब सावन के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचते हैं तो उस दौरान कुछ मुस्लिम समाज के लोग श्रद्धालुओं को देख करके मुस्कुराते हैं या छेड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कहीं न कहीं आपसी भिड़ंत या दंगा जैसी स्थिति बन जाती है। इसको रोकने के लिए शिव सैनिकों का कहना है कि इस बार सावन के मौके पर किसी भी मुस्लिम समाज के लोग को वहाँ पे प्रवेश नहीं देना चाहिए। बता दें, सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। उसमें यूपी, झारखंड भर के कोने से पहुंचते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार मंदिर के मुताबिक 80 लाख से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे। और गेट नंबर 4 वो मार्ग है जिस मार्ग से मस्जिद और मंदिर दोनों में प्रवेश किया जाता है। और शिव सैनिकों का ये कहना था कि उसी मार्ग पे जब लोग कतारबंद होकर के इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें मौका मिलेगा बाबा के दरबार में प्रवेश का, उसी दौरान एक मार्ग तय किया जाता है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ताकि वो मस्जिद में प्रवेश कर पाएँ और नमाज अदा कर पाएँ। मगर इस बार इनकी मांग ये है कि इस बार इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, किसी प्रकार के जो नमाज है उसे अदा करने नहीं दिया जाए।
हालांकि मंदिर प्रशासन का भी इस बात पर कोई जवाब सामने नहीं आया। देखना ये होगा कि मंदिर किस प्रकार का निर्णय इस बात पर लेता है। मगर शिव सैनिक इस बात पे अटिल हैं। उन्होंने अनुरोध के साथ चेतावनी का भी शब्द इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो वो बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। काशी में परंपरा है कि काशी के पहले सोमवार के दिन यादव बंधु पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। उस दौरान वो पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं और कलश को लेकर के पहुंचते हैं। संख्या की बात की जाए तो 200 से 300 यादव बंधु पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। मान्यताओं के अनुसार ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। साल 1932 में सूखा पड़ने के वजह से बाबा विश्वनाथ से उन्होंने अनुरोध की थी और 5 लोगों ने जाकर के बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके अगले ही दिन बारिश हुई थी और लोगों को राहत मिली थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है, जहां यादव समाज के लोग पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में और गर्भगृह में जाकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। मगर भीड़ को देखते हुए बीते कुछ वर्षों से सभी लोग नहीं जा पा रहे हैं गर्भगृह में, जिससे चलते लोगों में मायूसी भी है। और हर शुक्रवार, सावन का जो दूसरा शुक्रवार पड़ता है, उस दिन शिवसेना के लोग जाते हैं, शिव सैनिक वहाँ बाबा विश्वनाथ की कार सेवा करते हैं। वहाँ साफ सफाई करने के बाद गर्भगृह जाकर के बाबा का स्पर्श दर्शन करते हैं। इसको लेकर के भी शिव सैनिकों ने मांग की है मंदिर प्रशासन से कि इस बार उन्हें जाने दिया जाए। विगत 2 से 3 वर्षों से उनके जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, भीड़ का हवाला देते हुए। हालांकि देखना ये होगा कि मंदिर किस प्रकार का निर्णय लेता है। मगर सावन है, सावन को लेकर के हर दिन बैठक चल रही है। मंदिर प्रशासन समेत पुलिस प्रशासन सब तैनात हैं। बैठक की जा रही है किस प्रकार से श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराया जाए और किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। फिलहाल देखना ये होगा कि शिव सैनिकों के अनुरोध का क्या असर पड़ता है, मंदिर किस प्रकार का निर्णय लेता है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का अनूठा मिश्रण, जहां दूर दराज से लोग श्रद्धा भाव से भरकर उमड़ते हैं। भारी संख्या में यहां लोगों का जनसैलाब लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के, जहाँ पुरी में लोग इकट्ठा होते हैं और ख़ास तौर पर ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर विदेशों से भी लोग इकट्ठा होते हैं। खास तौर पर सबसे अहम हो जाता है इस रथ यात्रा की महत्वपूर्ण जो पहलू है उसको ध्यान में रखना। इसकी महत्ता क्या होती है, सबसे पहले जानिए। क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान ये कहा जाता है कि यहाँ जगन्नाथ भगवान, उनके भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा को अलग अलग तैयार किए हुए रथों पर सवार करके गुंडिचा ले जाया जाता है। गुंडिचा मंदिर एक विश्व विख्यात मंदिर है जहाँ पर पूरी तरीके से आस्था का जनसैलाब नजर आता है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें तिथियों का बहुत बड़ा खेल होता है। वैदिक अगर परंपरा के अनुसार जाने तो वैदिक नियमों के हिसाब से 16 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है, 24 जुलाई तक ये चलेगा, समापन 24 जुलाई को होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा को देखें तो तस्वीर बेहद यहाँ पर अलग और अलहदा नजर आ रही है। खूबसूरत मनमोहक दृष्टि नजर आ रही है। खास तौर पर जगन्नाथ रथ यात्रा की महत्वपूर्ण एक जो दशा है उसको भी दिखाती है, जिसमें आस्था से सराबोर लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं। आस्था का, श्रद्धा का एक भारी हुजूम यहाँ पर नजर आता है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर के जो है शुभकामनाएं दी है लोगों को जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। और खास तौर पर ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये हमारी संस्कृति, विरासत और अनूठे जो है आस्था से सराबोर मिश्रण को भी दिखाता है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं ऋतु। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पिछले कई वर्षों से जो है कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद बांकड़ा मस्जिद का स्थानांतरण का मामला जो है अब सुलझता हुआ दिख रहा है। वह इसलिए कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने और कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है यह फैसला किया है कि अब मस्जिद को जो है एयरपोर्ट रनवे से हटाकर कहीं और जो है स्थानांतरण किया जाए, जिसको लेकर जो है सरकार सख्त हुई। और आज सुबह से ही देखा गया कि भारी संख्या में राज्य पुलिस की टीम और जो है केंद्रीय बल की टीम जो है मौजूद रही और मौके पे जो है धारा 163 लगा दिया गया और लगातार जो है वहां पर पुलिस जो है लगातार जो है वहां पर गश्त लगा रही थी और माइकिंग करके लोगों को ये कह रही थी कि अगर कोई भी यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो पुलिस सख्त उस पर कार्रवाई करेगी और कानूनी प्रक्रिया जो है वो निभाएगी। जिसको देखते हुए जो है पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल था। और जिस तरीके से जो है सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने 12 बजे का समय दिया था, दोपहर 12 बजे का नमाज अदा करने का,
वो करीबन 1 घंटा के बाद वहां पर पहुंचे और जो वहां पर पहले से पुलिस बल तैनात थी और उनको रोका गया और उनके समर्थकों को रोका गया और उनको ये हिदायत दी गई कि वो मौके से चले जाएं और अगर इस बीच अगर किसी भी तरह का अगर जो माहौल अगर वहां बिगड़ता है तो उसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा, उन पर जो है कानूनी जो है कार्रवाई होगी। जिसके बाद जो है सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो है मौके से जो है चले गए और जिसको लेकर अब जो है आशा जताया जा रहा है कि अब जो है कोलकाता रनवे 2 का जो है जो निर्माण कार्य जो शुरू होने वाला था वो शुरू होगा और बहुत जल्द जो है वहाँ से जो है हवाई जो है सेवा वहाँ से शुरू हो पाएगी। फिलहाल जो है कार्य वहाँ पर शुरू हो चुका है। जो है कोलकाता का रनवे 2 का जो है निर्माणाधीन जो काम था वो शुरू कर दिया गया है और साफ सफाई का काम भी चल रहा है और 7 नंबर जो गेट है वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है कि जो है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो है असामाजिक तत्व के लोग वहाँ इकट्ठा ना हो, जमायत ना हो और किसी भी तरह का जो है असामाजिक कार्य का वो अंजाम ना दे सके। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है अभी पूरा जो है देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी जो है पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है और फिलहाल अभी यह आशा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है कोलकाता रनवे 2 का जो है 2 से जो है जो हवाई सेवा जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार वो सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरेगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है कि उन्हें कौन कौन से बिल पास करवाने हैं। इसे लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए दल की मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें कुछ विधेयकों को लेकर के चर्चा हुई है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। तो इसमें बेरोजगारी, महंगाई, नीट, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सरकार हालांकि इस रणनीति पर काम कर रही है कि किस तरीके से विधेयकों को पास करवाया जाए। अब ऐसे में सरकार मॉनसून सत्र में लोकसभा में जिन बिलों को लाने पर विचार कर सकती है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए इस पर चर्चा हो सकती है। दूसरा जो बिल होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026। तीसरा जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल 2026। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास बिल 2026 को लेकर के चर्चा तेजी से होने वाली है। लेकिन इनमें राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का जो संशोधन बिल है 2026 उसे लेकर के हो सकता है कि काफी हंगामा देखने को मिले, क्योंकि ये वंदे मातरम को लेकर के भी इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं जिसमें ये तय किया जाएगा कि वंदे मातरम को आप किस तरीके से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा के क्या क्या नियम हो सकते हैं। जैसे कि इसके अलावा मैं बात करूं कि 2 पुराने बिलों पर भी चर्चा होगी जिसमें विदेशी योगदान संशोधन बिल 2026 है जिसे 25/2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। दूसरा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 है जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा इन 2 बिलों को लेकर के भी तेज है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन दोनों बिलों को लेकर के तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस भी साफ ये कह रही है कि वो परिसीमन बिल का विरोध करेगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शुक्रवार को सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जैसा कि हमने आपको बताया। और बैठक में संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति और समन्वय पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी मानसून सत्र को लेकर के पूरी तैयारी कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को विपक्षी दलों की मीटिंग भी बुला ली गई है ताकि पूरी रणनीति बन सके, सरकार को घेरने के लिए सभी एकजुट आ सके। दूसरी तरफ जो संशोधन विधेयक मैंने आपको बताया कि वंदे मातरम का अपमान करने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी और मानसून सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार आगामी 20 जुलाई को शुरू होने वाले जो संसद का जो ये पूरा सेशन रहने वाला है, मानसून सत्र रहने वाला है, उसमें ये विचार कर सकती है और ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026 के तहत आने वाला है।
यानी कि सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उसे किस तरीके से अपने बिलों को पास करवाना है और इसीलिए आज एनडीए दल की मीटिंग भी बुला ली गई थी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी स्पष्ट नजर आ रहा है, जिसका ये कहना है कि वो 19 जुलाई को हो सकता है कि बातचीत करे, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो और उसमें ये तय किया जाए कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। यानी कि इस बार का भी मानसून सत्र धमाकेदार रहने वाला है। हर बार की तरह सरकार और विपक्ष के बीच में जम करके बहस होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली नोएडा। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।